हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। सो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रखा है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब कलेक्शन ऑफ डेटा में हम आगे बात करेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। अब रैंडम सैम्पलिंग में हमने सीधा बोला कि हम रैंडम ही सिलेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। नॉन रैंडम में हमने बोला कि रैंडम नहीं कर रहे सिलेक्ट, हमारा कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है, हम उसके बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, हम रैंडमली किसी को भी नहीं सिलेक्ट कर रहे। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम्स के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन वगैरह होता है कि हमारा कितना स्कोर वगैरह रहा। तो इसका एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। तो तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि क्राइटेरिया के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन हो रहा है, राइट। तो इसमें जैसे कि डेफिनेशन भी देखते हैं क्या लिखी हुई है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मेथड में जो सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है जजमेंट पे। जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इंसान, उसकी क्या जजमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो मेथड है, ये हर एक आइटम जो है यूनिवर्स में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देती। जितनी भी हमने सैंपल लिया है, उस सैंपल में उसका सिलेक्ट होने की अपॉर्चुनिटी कम होती है। अगर इन्वेस्टिगेटर जो है अनबायस्ड है और इंटेलिजेंट है, तो जो उसने सेलेक्ट किया है सैंपल, वो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा होगा एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन में कुछ इररिलेवेंसी भी हो सकती है। ये नहीं कि पॉपुलेशन पूरी तरीके से रेलिवेंट ही हो। तो मतलब अगर वो इंटेलिजेंट है और अच्छा उसने सैंपल लिया है, तो हो सकता है वो सैंपल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा अच्छा हो। जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है, ये साइंटिफिक नहीं है। तो बहुत सारे जो लॉज है स्टैटिस्टिक के, इसके ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते एनालाइज करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। इसलिए जो मेन मेथड्स है नॉन रैंडम सैम्पलिंग के, जो मेन मेथड्स है वो क्या है, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एक एक करके तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग अगर हम बात करें, तो जो सैंपल हम चूज़ कर रहे हैं कि ये आइटम हमारे सैंपल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो डिपेंड करती है हमारी जजमेंट पे, कि इन्वेस्टिगेटर कैसे जज कर रहा है चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता है। और फिर आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है कि जैसे कुछ आइटम होते हैं पॉपुलेशन में, उसे डिवाइड कर देते हैं हम, और वेरियस डिवीजन वगैरह से कोटा वगैरह फिक्स कर देना। जैसे SC ST का कोटा होता है, SC ST EWS, इनका जो कोटाज है इनका फिक्स्ड होता है कि इतना रेट जो है इनके लिए फिक्स है। तो वो कोटा सैम्पलिंग हो गया। फिर आता है हमारा तीसरा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो किस पे अटेंशन देगा, उस सैंपल पे, उस सिलेक्टेड चीज़ पे अटेंशन देगा जो उसके लिए सही है, उसके लिए कन्वीनियंट है। भाई ये ले लेता हूँ, ये ईजी है। जैसे कई बार हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम वो वाला चैप्टर चूज़ कर लेते हैं जो ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है, भैया ये सही है। या फिर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए टॉपिक दे दिया हमने, तो हम सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक हम चूज़ करते हैं, ताकि उस पर हमारे को डेटा भी मिल सके और हम कर भी सकें अच्छे से। तो इसीलिए ये हमारा कन्वीनियंस पे होता है कि हमें सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, राइट। अब एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ते हैं हम। जैसे कि जजमेंट सैम्पलिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें जैसे हमने बोला जजमेंट के बेसिस पे होता है। तो जो सिलेक्शन होता है वो डेलिबरेट होता है, जानबूझ के होता है। एंड किसके बेसिस पे होता है, आइडिया, कि इन्वेस्टिगेटर का क्या आइडिया है, उसके बेसिस पे जो है सिलेक्शन होता है, डेलिबरेटली होता है। मतलब अगर मान लो किसी का बोल दिया कि 150 से कम स्कोर है, तो हम उसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। 150 से अगर कम है स्कोर, सॉरी मैंने साइन उल्टा लगा दिया इसमें, 150 से अगर कम है स्कोर उसका, तो उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया है एक तरह से, जिसे इन्होंने बोला ओन आइडिया, कि मैं कैसे अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अब जो इंक्लूजन होता है कि मेरे को इसे इंक्लूड करना है या नहीं करना, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा क्या, किस के बेसिस पे हम कर रहे हैं। किसी का बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, मान लो अगर किसी के 250 आए हैं, भाई इसके तो हाईली चांसेस है ना, ये तो सिलेक्ट होएगा ही होएगा। किसी के अगर 130 है, तो इसके सिलेक्शन के चांसेस कम है।
ठीक है, किसी के सिलेक्शन के चांसेस या किसी के 151 है, तो हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के सिलेक्शन के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा है और किसी के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है। जैसे इन्होंने एग्ज़ाम्पल ले रखा है कि एक इन्वेस्टिगेटर है, वो ओपन ओपिनियन पोल कंडक्ट करवा रहा है, ताकि वो स्टूडेंट्स के व्यूज़ वगैरह देख सके कि क्या उनके व्यूज़ है कि अगर हम स्कूल में कैजुअली मतलब जो मर्ज़ी आए हम पहन के आ जाए। तो इन्वेस्टिगेटर ने 50 स्टूडेंट्स का इकट्ठा किया ओपिनियन, और जो पॉपुलेशन थी वो 1500 स्टूडेंट्स की थी। अब इसमें क्या हुआ, हमारी जो मेथड था सैम्पलिंग का, इसे हम पर्पस से भी बोल सकते हैं और डेलिब्रेट भी बोल सकते हैं कि डेलिब्रेटली मैंने वही 50 स्टूडेंट्स ही चुने कि भैया यही है, ये इंटेलिजेंट है, ये रेगुलर है क्लास वगैरह में, तो इनका ओपिनियन ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अ बैक बेंचर। वो तो वही बोलेंगे भैया कैजुअली होना चाहिए, हम कुछ भी पहन के आ जाएँ, है ना? तो डिपेंड करता है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है। मेरिट्स मेरिट्स क्या है इसके, मतलब क्यों सही है? ये सिंपल होता है, ईज़ी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। रिप्रेजेंटेशन वगैरह काफ़ी अच्छी हो पाती है और इर्रेलेवेंट आइटम जो होती है वो उसे हम अवॉइड कर पाते हैं। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, डीमेरिट्स में पर्सनल प्रेजुडिस यानी कि बायसनेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारी मर्ज़ी है, हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं ना करें, मतलब कि मेरी मर्ज़ी, वो वाली बात आती है। एरर ऑफ जजमेंट, कभी कभार हमने जज करा कि नहीं भैया 150 से कम था तो मैंने नहीं लिया था, अब ये गलत था, मेरे को तो 200 से कम वाला लेना था, तो एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकती है। नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जो जजमेंटल सैम्पलिंग है ये रीज़नेबल है, एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव वगैरह सही है, पर ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई इसका ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है कोई, कि हम किसी साइज़ या फिर जैसे साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कितना है कि इतना एरर हो सकता है, ये सब नहीं बता सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। मैंने उल्टा कह दिया, दिस इज़ एक सेकेंड, दिस इज़ नो ऑब्जेक्टिव, मतलब ये मेथड ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, सॉरी। फिर आता है हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा में बताया कि फिक्स नंबर ऑफ हमारा परसेंटेज होता है किसी भी जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह में और सब में कोटा सेलेक्टेड होता है कि इतना परसेंट जो है हम उन्हीं स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे। तो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया कि जो टीवी व्यूअर्स का सर्वे है, जो इंटरव्यूअर्स है उन्होंने क्या बताया, 500 लोग एक एरिया में रह रहे, जिसमें से 55% जो है हाउस वाइफ्स है, 30% जो है स्कूल स्टूडेंट्स है, और 10% जो है एम्प्लॉयज़ है, और 5% जो है चिल्ड्रन। इन्हीं कोटास के अंडर जो है इंटरव्यू जो है फ्री है कि वो लोगों को सिलेक्ट करें। मतलब उन्होंने बोल दिया 500 लोग हैं, अब 500 में से तुम्हारे 55% इंटरव्यू जो है वो हाउसवाइफ से करने हैं तुम्हें, 30% जो है स्कूल स्टूडेंट से करना है, और बाकी ऐसे परसेंटेज दे दी कि इतने इतने से ही करने हैं, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं जाना। अब जो कोटा सैम्पलिंग होती है इसमें स्पेशल फॉर्म होती है एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की, क्योंकि हमने एक फ़िक्स कर दिया अपनी पॉपुलेशन वगैरह में, फ़िक्स हमने डाल दिया कि हम इतना ही सिलेक्ट करेंगे। अब जो कोटा सैम्पलिंग होती है कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का और डेलिब्रेट सैम्पलिंग, दोनों ही होते हैं इसमें। स्ट्रेटास में भी बटे हुए हैं ये जो है स्ट्रेटास में भी बटे हुए हैं और डेलिब्रेट भी है, हम जन मतलब हमारी मर्ज़ी भी चल रही है इसमें। और इसके मेरिट्स की बात करें तो ये अच्छे रिज़ल्ट देता है, रिलायबल रिज़ल्ट देता है, इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं लगती क्योंकि हमारी कोटास हम सेट कर देते हैं, हमें तो उतना ही परसेंटेज तक सीमित रहना होता है। डीमेरिट्स की बात करें तो कोटा सैम्पलिंग जो होती है हमारी पर्सनल प्रेजुडिस होती है, मतलब कि रिस्क होता है कि बायसनेस वगैरह हो जाए।
नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट ए सैम्पल एरर, हम एरर नहीं निकाल सकते, इसमें एरर्स निकालना जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि हम इसके अंदर कोई एरर वगैरह निकाल सके। अब कन्वीनियंस में सैम्पलिंग क्या होता है? कन्वीनियंस तो पता है कि हमारी मर्जी, भाई जितना हमें सही लग रहा है, ईजी लग रहा है हमें, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है हमें कि एक एवरेज हाइट बतानी थी कि इंडिया में कितनी एवरेज हाइट है। तो इन्वेस्टिगेटर जो दिल्ली में रहता है वो कन्वीनियंटली के सैंपल कलेक्ट करेगा दिल्ली स्टेट का ही सिर्फ, और एक एवरेज दे देगा भैया कि हाइट इतनी होगी इंडिया में। और इसे हम चंक भी कहते हैं, चंक, ठीक है, इसे हम चंक भी कहते हैं क्योंकि हम जो अपनी मर्ज़ी, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड देन इट इज़ कि जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मान लो मुझे बोला गया है कि हाइट बताओ या कितने स्कोर कितना आया, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे दिल्ली का दे लिया, या फिर अपनी किसी स्टूडेंट को बोल दिया स्कोर बताओ, तो अपनी क्लास का बता देगा, ठीक है, एवरेज स्कोर कितना आया है। तो ये हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो मेरिट्स में इकोनॉमिकल होता है, पैसे वैसे इतने ज़्यादा नहीं लगते, आसानी से हो सकता है ये। और अगर हमें पायलट सर्वे करना है तो सही रहता है। पायलट सर्वे यानी कि हमें अपने क्वेश्चनियर वगैरह को देखना है कि सही बना है नहीं बना है। प्री टेस्टिंग अगर हमें करनी है तो सही तरीका है ये बिल्कुल। डीमेरिट्स की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, क्योंकि मान दिल्ली के अंदर जो एवरेज हाइट है वो ऑल ओवर इंडिया में एवरेज हाइट होगी, ये कंपल्सरी नहीं है। पर्सनल प्रेजुडाइज बायसनेस होने के चांसेस होते हैं अपने अपने नेचर की वजह से। अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, हम सेटिस्फैक्ट्री बता ही नहीं सकते कि इंडिया के अंदर इतने एवरेज हाइट इतनी होगी, क्योंकि उसने लिया ही सिर्फ दिल्ली का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से कन्वीनियंस सैम्पलिंग कम्प्लीटली सही नहीं है। तो सैम्पलिंग मेथड हम डिपेंड करता है हमें कौन सी किसी चीज़ का डेटा इकट्ठा करना है और क्या मोटो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है सैम्पलिंग लेते हैं। जनरली आज के टाइम में गूगल फॉर्म्स ही यूजुअली सर्कुलेट कर देते हैं ताकि हमें चीज़ों का पता चले। फिर अगर हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स क्या है सैम्पलिंग के? जैसे हमने बोला सैम्पलिंग हम करेंगे, ये इसमें से हम क्या, अब पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है उसमें छोटा सा सैंपल हम ले लेते हैं। ये हम जो सैंपल करते हैं ये हम एक तरह से एनालिसिस वगैरह और थोड़ा छोटा कर दें ताकि हम उसे एनालाइज कर सकें। अब जो जनरलाइजेशन हो रही है पॉपुलेशन की, अब वो उसके कुछ बेसिस होते हैं, उसके कुछ बेसिस होते हैं। दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस थ्योरी के। पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया और लार्ज नंबर्स। अब ये जो प्रिंसिपल्स है कभी कभार इन्हें लॉ ऑफ सैम्पलिंग भी कहा जाता है, इन्हें हम लॉ ऑफ सैम्पलिंग भी कह सकते हैं और हम इन्हें प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। ओके, तो हम कुछ भी कह सकते हैं। और जो ये लॉज है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होता है। प्रोबेबिलिटी यानी कि हम न्यूमेरिकली उन चीज़ों को मेजर कर रहे हैं कि उसके आने। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैथ्स वगैरह में जिसके पास मैथ्स है, या फिर जो बचपन में तुमने 10वीं कक्षा में अपना पढ़ा है मैथ्स वगैरह, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसके आने के कितने चांसेस है, व्हाट आर द चांसेस, उसके आने के कितने चांसेस है, हम उसके बारे में बात करते हैं। मान लो 1/2 चांसेस है, 1/4 चांसेस है, कितने चांसेस है, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल मेजरमेंट है कि वो आएगा नहीं आएगा इसके बारे में। अब जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये क्लैरिफाई करती है कि जो प्रोबेबिलिटी अलग अलग एलिमेंट्स की है, ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स है इनकी जो प्रोबेबिलिटी की हम इसे सेलेक्ट कर ले कितनी है और ये इक्वल है कि नहीं। हम जैसे जितनी भी चीज़ें हमारी पॉपुलेशन या यूनिवर्स में है उसके सिलेक्शन के चांसेस इक्वल है कि नहीं, ये क्लैरिफाई करती है।
अगर जो सैंपल यूनिट है वो रैंडमली हम चूज़ कर रहे हैं, तो जो सैंपल है उसमें जो आइटम होएगी वो अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक की होएगी, एक ही प्रोपोर्शन में, जैसे कि यूनिवर्स में है, एक ही प्रोपोर्शन में होएगी पर अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसके। अब एक-एक लॉ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। हमने पढ़ा मेनली इसमें कि 2 लॉज़ हम पढ़ने वाले हैं। पहला लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी और दूसरा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है? तो पहला आता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी, कि इसका मतलब क्या है। अब इसके मतलब कि ये स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी का मतलब ये है, कोई भी अगर रैंडम सैंपल मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, कोई साइज़ का, एक पॉपुलेशन मतलब एक पॉपुलेशन है, इसमें से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ एक सैंपल, ठीक है? तो उसमें कुछ ऐसे करैक्टर होंगे जो पॉपुलेशन के अंदर है। मतलब कि जैसे मान लो मम्मी है, ठीक है, और पापा है, उनका जो है एक बच्चा हुआ, तो उसके अंदर मम्मी और पापा दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे, है ना? तो वो चीज़ वो बता रहे हैं कि पॉपुलेशन में से अगर हम कोई भी सैंपल लेंगे तो पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सैंपल में भी होंगे कुछ ना कुछ। तो यानी कि ये बताता है कि कोई भी अगर हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं सैंपल, हर एक कोई भी हो, पॉपुलेशन में लिया जा रहा है अगर, तो उसके इक्वल चांसेस है सिलेक्ट होने के, कि हाँ वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया कि अगर मान लो 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो एक रैंडमली सैंपल लिया 500 लोगों का, 120 करोड़ में से 500 लोगों का सैंपल लिया, जिसमें से हम हाइट बता रहे हैं पॉपुलेशन की कितनी हाइट होगी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एवरेज हाइट होगी वो कैसे हम निकाल पाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होएगी जो एंटायर पॉपुलेशन के है। मान लो कि 120 करोड़, अगर मैं उसका एवरेज निकाल लूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 6 फीट आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, 6 फीट आ जाती है अगर हमारी, और जो मैंने 500 लिया और उसकी आ जाती है 5.9 फीट, तो अप्रॉक्सीमेटली ये नियर बाय है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये नियर बाय ही आंसर हमें देगा। वो ये कहना चाह रहा है कि पॉपुलेशन और सैंपल बहुत वाइडन गैप में हमें नहीं एस्टिमेशन देंगे, बहुत ज़्यादा क्लोजली एस्टिमेट देंगे। फिर आता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। पहले हमने लॉ पढ़ा स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी का, और इसमें अब पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज पॉपुलेशन नंबर्स। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट या फिर हम एवरेजेस बोलते, हम जैसे एवरेज निकाल रहे थे ये, तो जो एवरेजेस है एक बड़े से ग्रुप में वो ज़्यादा स्टेबल होएगी कि अगर हम छोटे ग्रुप की निकालें। मतलब कि अगर मैंने 120 करोड़ का जो निकाला है एवरेज और 500 लोगों का निकाला, सम टाइम इट इज़ लाइक कि इसका जो एवरेज निकाला है वो ज़्यादा स्टेबल है और इसका जो है स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मैंने 500 कोई और ऐसे ले लिए जिनकी हाइट कम ही थी और मेरा आ गया 5.5, तो ये तो भैया मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा साइज़ होएगा सैंपल का उतना ही एक्यूरेट डेटा हमें मिलेगा। मेन जो अगर मोटा-मोटा बात करें हम इसमें से कि इसका मतलब क्या है, तो जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतना ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी होएगी। इस लॉ का ये कहने का मतलब है कि सैंपल अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वैसे ऐसे इन्होंने एग्जांपल ले रखा है कि जो प्रोडक्शन है मैंगोज़ की एक डिस्ट्रिक्ट में, हो सकता है दिखा रही हो कि भैया कितना अच्छा है, पर एक में कितनी बहुत अच्छी नहीं हुई है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ बिहेवियर भी है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जितना लार्जर स्केल में अगर हम उसे करेंगे उतना ही स्टेबिलिटी हमें मिलती जाएगी। तो ये था मेनली कंसेप्ट स्टेबिलिटी का। ऊपर जो लॉ था वो हमें बता रहा था मेनली कि ये जो रेगुलैरिटी का था कि हमारा जो भी पॉपुलेशन के अंदर करेक्टरिस्टिक होंगे वो सेम जो है सैंपल में भी होंगे। और लॉ ऑफ इनर्शिया बोल रहा है कि हम अगर जितना भी सैंपल बढ़ा देंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी।
सैंपल अगर कम होएगा तो एक्यूरेसी कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हमारी आती है स्टैटिस्टिकल एरर्स। कुछ गलतियां भी हो जाती है, अब पूरा तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना, गलतियां तो हो जाती है। अब स्टैटिस्टिकल लिटरेचर में अगर हम बात करें तो एरर्स है अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे हम जो कलेक्ट कर रहे हैं और जो एक्चुअल वैल्यू है फैक्ट्स वगैरह की, उनमें जो है कहीं कहीं हद तक जो है डिफरेंस मिल सकता है। जैसे कुछ जो एरर्स है वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमने सैंपल गलत ले लिया, इंफॉर्मेशन सही नहीं ली रिस्पोंडेंट ने, जो कलेक्शन हुई डेटा की एस्टिमेट पे ले लिया, इतनी होएगी शायद, शायद वाला पार्ट आ गया। पर्सनल प्रेजुडाइज बायसनेस हो गई, तो इन चीज़ों की वजह से जो है हमारे गलत डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, ऐसा हो सकता है। अब सोर्सेज क्या है, अभी तक तो हमने बोली गलतियां हो कैसे सकती है, अब हम कहाँ से ये गलतियां होती है, कैसे हो जाती है गलतियां। एरर फ्रॉम ऑफ ओरिजिन, एरर ऑफ ओरिजिन मतलब कि हमने डिफाइन ही नहीं करा सही से किस बेसिस पे हम कर रहे हैं। इन्विजिलेटर अगर बायस है तो भी हो सकती है, क्वेश्चनियर सही से नहीं बनाया हमने, सैम्पलिंग सही से नहीं करी, ये सारे जो हमने मेनली ऊपर चार पढ़े वो ओरिजिनल है, मतलब कि मेन स्टार्टिंग पॉइंट पे गलती कर दी, मतलब हमने जो इकट्ठा किया डेटा वही गलत कर दिया। एरर ऑफ मैनिपुलेशन मतलब जो हमने इकट्ठा किया डेटा उसमें हमने कुछ मिलावटें वगैरह कर दी, कुछ हमने या फिर डेटा हटा दिया, काउंटिंग में गड़बड़ कर दी। और तीसरा आता है एरर ऑफ इनएडिक्वेसी, यानी कि ये हो जाता है हमारा कि हमारे डेटा जो है इनकम्प्लीट है, पूरा डेटा हमें नहीं मिला है, आधा ही है वो। ठीक है, आधा ही है वो डेटा हमारा। फिर आते हैं हमारे टाइप्स, फिर हमारे क्या आते हैं टाइप्स कि स्टैटिस्टिकल एरर के कौन कौन से टाइप होते हैं। अभी तो हमने जनरल बता दिया कि भैया हाँ ऐसे ऐसे गलतियाँ हो जाती है, अब इसकी भी टाइप्स हैं। पहला तो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स, और दूसरा बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर्स। दो तरीके के हमारे, तो पहला पढ़ते हैं हम सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स का। तो सैम्पलिंग एरर्स में क्या है, ये सैम्पलिंग एरर्स वो होती है कि जो सैम्पल एस्टिमेट है और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। मतलब एक्चुअली मेरा जो है वो आ रहा था 60, पर सैम्पल में एस्टिमेट जो हमने किया वो 55 आया, डिफरेंस आ गया 5, तो ये आ गया सैम्पलिंग एरर। जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू का और जो सैंपल से एस्टिमेट हुआ उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, वो हमारी एरर होती है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जितना हम साइज ऑफ सैंपल बढ़ा देंगे। मतलब कि अगर हम सैंपल का साइज बढ़ा देंगे तो हमारे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, हमारी एरर्स जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारी एरर्स। क्योंकि हमारी एरर्स कैसे कम हो जाएगी, जितना हम सैंपल बढ़ा रहे हैं एक्यूरेसी हो रही है, तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है और सैंपल से जो हमने एस्टिमेट किया है उनका जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल यानी 0 पॉइंट समथिंग होता जाएगा, कम कम होता जाएगा जितना हम सैंपल बढ़ाते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी उसमें जो है उन्होंने लिया कि जैसे उन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है, उन्होंने एग्जांपल ले रखे है कि हाइट है 5 स्टूडेंट्स की, इंचेस में दे रखी है 5 स्टूडेंट्स की हाइट। अब क्या है, एवरेज अगर हम बात करें हाइट तो नॉर्मली हमारी आ रही है 60 इंचेस। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए मैंने जिनकी हाइट 50 थी और 60 थी। तो अब इसका एवरेज अगर मैं निकालूँ तो मेरा कितना आ रहा है 55। तो अब इधर क्या हो गया, जब मेरी ट्रू वैल्यू कितनी है 60 और मैंने जो सैंपल से निकाली वो 55 है, अब दोनों का डिफरेंस 5 आया तो मतलब कि वो एरर है। जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही सेम ही चीज़ है कि हमारे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अगर जितना कम होएगा एरर होने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे।
फिर आता है हमारा नॉन सैम्पलिंग। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती है? ये होती है हमारी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, टेबुलेट कर रहे हैं डेटा वगैरह को, ठीक है? अब ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स है ज़्यादा सीरियस होती हैं सैम्पलिंग से, क्योंकि सैम्पलिंग एरर को हम कम कर सकते हैं सैंपल बढ़ा के, पर नॉन सैम्पलिंग एरर को हम कम नहीं कर सकते। कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड, हम इसे कम नहीं कर सकते हैं चाहे हम सैंपल बढ़ा भी दे। अब जो ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स है वो क्यों होती है? कि रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेजरमेंट सही से नहीं ली हमने, सही तरीके से हमारा डेटा नहीं प्रेजेंट किया है, हमने जो स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई किया सही नहीं किया, बायस था हमारा इन्विजिलेटर। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर के टाइप्स दे रखे हैं इन्होंने हमारे को 3। एरर इन डेटा एक्विजिशन, यानी जब हम डेटा फट्टा कर रहे थे तब हमारी एरर हो गई। नॉन रिस्पॉन्स एरर्स, यानी कि किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया जिसकी वजह से हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट रहा और इसकी वजह से हमारा एरर हो गई। सैम्पलिंग बायस, यानी जब हम खट्टा कर रहे थे हम बायस थे, हमने बोला कि चल कोई बात नहीं तेरा तो हम फिल कर देंगे, तो हमने अकॉर्डिंग फिल कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ आती है हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर में। फिर आगे बात आती है हमारी बायस्ड और अनबायस्ड एरर्स की। बायस्ड और अनबायस्ड एरर्स, अभी तक हमने बात की सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। बायस्ड और अनबायस्ड, बायस्ड एरर्स होती है जब कोई इंसान बायस्ड है या फिर इन्विजिलेटर वगैरह किसी का साथ दे रहा है, उसने काउंटिंग वगैरह में दिक्कत कर दी है, मेजर सही से नहीं करा है एक्सपेरिमेंट, उसे हम बायस्ड एरर कहते हैं। और अनबायस्ड एरर होती है मतलब बायस नहीं था कोई भी, बाय चांस ऐसा हुआ कि वो गलती हो गई, मतलब हमारा मोटो नहीं था कि भाई हम वो करें, पर हमसे वो गलती हो गई। हम नहीं चाहते थे वो चीज़ हो, पर वो हो गई हमसे गलती। मान लो कि हम मेथड वो नहीं लेना चाहते थे, पर हमने गलती से उस मेथड को अडॉप्ट कर लिया, तो वो अनबायस्ड हुई कि हम बायस नहीं थे पर हमसे गलती हो गई। ये हम कह सकते हैं गलती है, ये गलती से हुआ है भैया, इसमें हमारा कोई वो नहीं था कि हम इनिशियली वो चाहते थे उस चीज़ को करना। अब मेजर्स क्या होते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं? मेजर्स एक तो होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव एरर। दो तरीके के एरर है। एब्सोल्यूट एरर जो है हमारा डिफरेंस है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और एस्टिमेट। और रिलेटिव एरर की अगर हम बात करें, रिलेटिव एरर रेशो है एब्सोल्यूट एरर का एक्चुअल वैल्यू से, यानी कि इसमें क्या आ जाता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो दोनों केसेस में हमें एक तो चीज़ निकालनी है कि एक्चुअल एरर क्या है। एक्चुअल एरर में तो एक्चुअल एरर ही निकालेंगे, रिलेटिव एरर में एक्चुअल एरर भी निकालनी है जिसमें हम उनका रेशो लेंगे, ठीक है? ज़्यादातर हम रिलेटिव एरर को ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा यूज़फुल होता है जब भी हमें मेजर करना होता है, क्योंकि एक्चुअल एरर जो है कम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? क्योंकि रिलेटिव एरर जो है एक कोफिशिएंट प्रोवाइड करता है कंपैरिजन के लिए, राइट? यहाँ तक क्लियर हो आप सबको? जो हमारे टॉपिक्स थे आज हमने डिस्कस किया अभी तक कि हमारे नॉन सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है? सेकेंड ये थोड़ा ये रहा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स क्या होते हैं हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद हमने टॉपिक रिवाइज किया, प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग की क्या लॉज है,
हमारे सैम्पलिंग के तो 2 तरीके के लॉस थे, उसके बाद हमने एरर्स के बारे में पढ़ा कि किस-किस तरह की गलतियाँ हम कर सकते हैं, जब हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। तो इकट्ठा कर सकते हैं हम इस तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे अपने सोर्सेज़ की कि हम सेकेंडरी डेटा को कैसे जो मतलब सेकेंडरी डेटा कैसे हमें मिलता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पब्लिश होता है एक हमारा और एक होता है हमारा अनपब्लिश्ड। पब्लिश सोर्सेज़ क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन कई बार पब्लिश करती है कि इतना इम्पोर्ट करा हमने, इतना हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, इनकम टैक्स इतना भरा है इस साल। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो डिस्कशन वगैरह होती हैं, वो मतलब वो रिपोर्ट वगैरह जो लिखी जाती है, पब्लिश करी जाती है एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, ठीक है। इन सारे टाइम पे मतलब कभी भी हो सकता है, ये नहीं कि साल में एक बार ही हो रही है, मंथली भी हो सकती है, कोई क्वार्टरली भी हो सकती है। तो ये पब्लिश किया जाता है। जो कुछ पब्लिश सोर्सेज जहाँ से हमें मिल सकता है डेटा, वो क्या है, पहले तो ऑफिशियल जो पब्लिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उधर से हमें मिल सकती हैं। जैसे वो बताते हैं कितने एम्प्लॉयमेंट है, सर्वे वगैरह इकट्ठा करते हैं, 5 ईयर प्लान्स वगैरह, इंडियन एनुअल बुक, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करते हैं कि कितना सेविंग हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ये सब हमारा ऑफिशियली जो है, कभी-कभार हम ग्राफ्स वगैरह न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं। फिर आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, मतलब म्यूनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह ने जो है वो पब्लिश किया है कि कितना बर्थ रेट है, डेथ रेट है, क्योंकि जनरली जो हम बर्थ और डेथ होती है वो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसेज में ही हमारा रजिस्टर होता है। फिर आता है रिपोर्ट्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड कमीशन, मतलब कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है कमेटी, कमीशन वगैरह। जैसे इलेक्शन कमीशन होता है सर, जैसे हमारा क्या होता है इलेक्शन कमीशन, उसमें जो है देखना कितने लोगों ने वोट किया, क्या किस-किस को वोट किया गया है। तो कुछ चीज़ों के ऊपर अगर हमें चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना होता है तो हम कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में चीज़ें बताई हुई, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नरसिम्हन कमिटी रिपोर्ट और पे कमीशन रिपोर्ट जो है, इससे हम चीज़ों को पता लगा सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू आवर मोटो, कि हमारा मोटो क्या है, हमें जानना क्या है। रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसी जो इंस्टीट्यूट ने जो है पब्लिकेशन वगैरह कर रखी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो एकेडमिक रिसर्च वर्क, जैसे कि पीएचडी वगैरह लेवल पे, और आज के टाइम में जो 4 ईयर पॉलिसी हो गई है कॉलेज के अंदर, तो 4th ईयर में जो रिसर्च कराते हैं, तो वो सारा पब्लिश वगैरह करना। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी। तो ये सारे जो है क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें जो भी रिसर्च कोई करता है उसको पब्लिश किया जाता है। और ये जो पब्लिश हो रखी है ये सब क्या है, कांस्टेंट, विच इज़ कांस्टेंट सोर्स। कॉन्स्टेंटली हम कभी भी देख सकते हैं, सेकेंडरी डेटा है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे डब्ल्यूटीओ वगैरह ने जो है कुछ निकाला, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ निकाला कि कितने लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे डिक्रीज़ हो रही है, कुछ ऐसा। आईएमएफ वगैरह, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया कि क्या मनी की किसकी वैल्यू है। तो ये सारी जो है रिपोर्ट्स वगैरह निकालते हैं, पब्लिश करते हैं चीज़ों को। प्राइवेट पब्लिकेशंस भी होती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में हम देख सकते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह दिखाती है कि हमारे कितने प्रॉफ़िट हुए हैं या लॉसेस हुए हैं, या फिर स्टॉक्स वगैरह में क्या राइज़ हुआ है, उनके शेयर का कितना प्राइस है, ये सारी चीज़ें वो दिखाती है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, यानी कि ट्रेड, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूनियन ट्रेड यूनियंस, ये अपने डेटा को पब्लिश करते हैं, स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिवीज़न के अंडर उसे पब्लिश करते हैं। फिर बाकी बहुत कॉमन सी चीज़, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में हम देख सकते हैं बहुत सारी, इकोनॉमिक्स टुडे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बहुत सारे उनमें आर्टिकल्स वगैरह छपे होते हैं रिलेटेड टू वेरियस टॉपिक। फिर आता है हमारा अनपब्लिश्ड सोर्स, जो पब्लिश नहीं किया वो अनपब्लिश्ड है। कुछ ऐसे डेटा होता है जो पब्लिश नहीं करे जाते हैं, जो मान लो मैंने कलेक्ट करा पर मैंने पब्लिश नहीं किया,
तो इसे हम अनपब्लिश्ड डेटा कहते हैं। जैसे रिपोर्ट जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज वगैरह करती हैं, अपनी रिपोर्ट बनाती है पर वो पब्लिश नहीं करती। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है प्राइवेट नेचर में ही होती है और जो फाइंडिंग्स वगैरह उन्हें पब्लिश नहीं किया जाता। इन अनपब्लिश्ड डेटा को उन मेंबर्स के लिए ये जो उसको यूज़ कर रहे हैं। मान लो कि एक जो मान लो सेल्स रिपोर्ट है, कोई भी अपना सेल्स बहुत ज़्यादा कम नहीं दिखाना चाहेगी, इवन दो हो भी रहा है, तो वो किसको बोलेगी? मैनेजर को जाके बोलेगी ना, भैया सेल्स कम हो रहा है। वो दिखाने थोड़ा ना लग जाएगी पहले कि भैया सेल्स कम हो गया, सेल्स कम हो गया। पहले वो मैनेजर को जाके बोलेंगे भैया सेल्स कम हो गया। तो इंटरनल बातें कुछ अपनी मेंबर्स से करी जाती है जिनको इम्पोर्टेंटली लेना देना है उससे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? लिमिटेशन क्या होती है सेकेंडरी डेटा की, कि ये कोई प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया उसको डेटा इकट्ठा करना, वो हमें नहीं पता। सेकेंडरी डेटा कुछ प्रेजुडाइजेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब कि ये हमें जो सारा डेटा है वो एक दिशा की, मतलब एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है जो वो चाहते हैं। सेकेंडरी डेटा कभी कभार एक्यूरेट नहीं होता, और सारी पूरे मतलब जितना भी टाइम पीरियड है उसको कवर कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब मेंशन नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है हो। प्रिकॉशन क्या इस्तेमाल करना है? जब हम सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तब कुछ हमें जो है ध्यान में रखनी चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा की, सही है डेटा की नहीं, देख लो पहले उसे। सूटेबल मतलब जो मेरा पर्पस है जिस वजह से मुझे डेटा इकट्ठा करना था, क्या उससे वो लिंक्ड है कि नहीं। फिर आता है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। जो इन्वेस्टिगेटर है उसने कोई मेथड इस्तेमाल किया है कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो सैम्पलिंग हो सकता है या फिर सेंसस हो सकता है। सैम्पलिंग मेथड कभी कभार बायस हो सकता है, ये हमने पढ़ा। सैम्पलिंग जो है बायस हो सकता है क्योंकि मर्जी है मेरे को लेना है नहीं लेना। उसने कौन सा सैम्पलिंग यूज़ किया, रैंडम किया है नॉन रैंडम किया है, हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है, फिर ही उसको अडॉप्ट करना है। एडिक्वेसी, एडिक्वेट एक्यूरेट है कि नहीं डेटा, हमें ये चेक करना है, बायस तो नहीं है। हमें एक्यूरेसी मेंटेन एक बार देखना है, एक्यूरेट है कि नहीं उसको चेक करना है, हमें एरर्स नहीं है उसमें, ये भी चेक करना है। फिर आता है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया। अब जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो हमें प्रोवाइड करता है कंप्लीट और कॉन्टिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड। मेनली पॉपुलेशन के बारे में होती है, जो हर 10 साल में होता है। सेंसस ऑफ इंडिया होता है जो हर 10 साल में होता है, जिसमें हमें पॉपुलेशन के बारे में पता होता है कि इतनी पॉपुलेशन हो गई है हमारी। सबसे पहला हुआ था 1881 में। सबसे पहले हुआ था 1881 में, मतलब 1881 के बाद से एक तरह से कंडक्ट होने लगा था रेगुलरली। जो पहला सेंसस हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, वो हुआ था 1951 में। ये 1881 से शुरू हो गया था रेगुलरली होना, पर इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला हुआ था वो हुआ था हमारा 1951 में। जो इंडिया का सेंसस है काफ़ी फैसिनेटिंग है। जो रिसर्चर्स है डेमोग्राफी के, इकोनॉमिक के, एंथ्रोपोलॉजी के, वो इन सारी चीज़ों में जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस सेंसस को इकट्ठा करने की, वो ऑफिसर पे होती है, जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं हमारे उनकी, एंड सेंसस कमीशन की होती हैं। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, किसके अंडर होते हैं ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। अब जो सेंसस कलेक्ट किया है हमने, बहुत सारी जो चीज़ें पता चलती है। एक पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा करने से हमें क्या क्या पता चलता है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितनी डेंस है कि एक जगह पे कितने लोग रह रहे हैं। फीमेल मेल का पता चलता है, लिटरेसी पढ़े लिखे कितने हैं, इधर से उधर कोई चला गया उसके बारे में पता चलता है, रूरल में कितने, अर्बन में कितने हैं। इन सारी बहुत सारी चीज़ें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पता चल जाती है क्योंकि हमें एज पता चल रही है, किस एज में कितने लोग हैं पता चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है जब हम सिर्फ पॉपुलेशन का ही डेटा इकट्ठा कर रहे थे। इवन दो अब जो सेंसस ऑफ इंडिया है
एक सिर्फ एक स्टैटिकल ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से हमने कर लिया है ऐसा। जो डेटा है वो इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एक बहुत सही ढंग से। रिसेंटली अगर हम बात करें, जो 2011 का सेंसस हुआ, और मोस्टली जो बुक्स वगैरह है वो 2011 के सेंसस के मुताबिक ही बनी हुई है ज़्यादातर। ये 15वां सेंसस था जो हमारा 2011 में हुआ, वो 15वां सेंसस था। एक ऐसी सीरीज जो हमने तोड़ दी थी। एंड सेवेंथ, द सेवेंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो बोलते हैं सेवेंथ इंडिपेंडेंस के बाद सेवेंथ था। और वैसे 15वां था ये, मतलब अनब्रोकन सीरीज, यानी जो बोल रहे थे ना हर 10 साल में करेंगे, तो हमने हर 10 साल में किया था, हमने इसे रोका नहीं था। फिर हमारा आता है NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो 1950 में खड़ी करी गई थी, 1915 में बनाई गई थी ये। किसके रिकमेंडेशन पे? नेशनल इनकम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? प्रोफेसर PC महालंबर्ट। इनका एम क्या था? NSS को इनका जो एम था वो क्या था इसको सेट करने का, कि वो जो गैप है, कुछ जो मिसिंग डेटा है हमारा, वो फिल हो, हम घर घर जाके सारी चीज़ें इंक्वायर करें, कोई भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, कोई भी चीज़ जो है रहनी नहीं चाहिए। अब जो NSS थी, NSS नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 1970 में आई थी। NSSO जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ गवर्नमेंट की, मतलब एक मिनिस्ट्री है इसकी भी अलग से। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जिसमें रेगुलर सोशो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, रेगुलर, बहुत बड़ी है और रेगुलर होते हैं। जो NSSO है वो नेशन वाइड, नेशनल मतलब पूरे ऑल ओवर द नेशन जो है सर्वेज करते हैं। जो डेटा कलेक्टेड है इनके सर्वे में, वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है जिससे बहुत सारी रिपोर्ट निकलती है। इट क्वार्टरली जर्नल, इनका जो क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली कितना होएगा हमारा, 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद जो हमारा जर्नल निकलता है, सर्वेक्षण इसके नाम से। जो NSSO है वो प्रोवाइड करता है हमें किस चीज़ के बारे में, लिटरेसी कितनी है, स्कूल में लोग कितने जा रहे हैं, एजुकेशन सर्विस कितनी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो ये जो है ये फील्ड वर्क करता है, एनुअल सर्वेज कि कितने इंडस्ट्रीज वगैरह में जाके फील्ड सर्वे करना, क्रॉप वगैरह का एस्टिमेशन वगैरह निकालना कि कैसी क्रॉप है, इकट्ठी हो रही है, अर्बन और रूरल में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, प्राइस इंडेक्स बनाना, ये सारी चीज़ें करना NSSO का काम होता है। इनके सर्वे में मेन 3 चीज़ें आती हैं, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सर्वे, मतलब 3 तरीके के हैं। पहले तो सोशो इकोनॉमिक, जिसमें पॉपुलेशन वगैरह सो एंड सो पता चलता है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में पता चलता है कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कौन कौन सी इंडस्ट्री नई आ गई है। एग्रीकल्चर में पता चलता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं, कौन कौन सी हार्वेस्टिंग वगैरह हुई है, और प्राइस क्या है रूरल में, अर्बन में, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सर्वे की, वो जाती है NSSO के हाथ में ही। पर जो बाकी 2 है सर्वेज, NSSO इज इंटरेस्ट विद, मतलब कलेक्शन, मतलब फील्ड में कलेक्शन ही हो रही है बस, बाकी सब पूरा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें भी 4 डिवीज़न है NSSO की, 4 डिवीज़न है। सर्वे डिज़ाइन रिसर्च डिवीज़न, फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न, डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीज़न, तो 4 डिवीज़न है इसकी। अब फिर आता है हमारा एक्टिविटीज़, क्या क्या करती है, वही हमने बात करी, वही सब आएगा कि मल्टी सब्जेक्ट बहुत सारी चीज़ें करती है सोशो इकोनॉमिक सर्वे में। फील्ड वर्क करती है एनुअल इंडस्ट्रीज़ वगैरह का सर्वे करने के लिए। फिर कुछ एरिया
एन्यूमरेशन मतलब क्रॉप एस्टिमेशन वगैरह करना, अर्बन फ्रेम्स वगैरह बनाना कि अर्बन का भी सैंपल वगैरह इकट्ठा करना कि कौन कितना कहाँ रह रहा है, ये सारी चीज़ें, प्राइस डेटा वगैरह इकट्ठा करना, अर्बन में कितना है, रूरल में कितना है, एड हॉक सर्वेज, पायलट इंक्वायरीज, ये सारी चीज़ें जो है करती है, अपनी अपनी स्टडीज़ वगैरह करती है। पायलट सर्वेज यानी कि फॉर्म्स वगैरह को देखना कि सही है कि नहीं है। अब ऐसी ही जो इनके फंक्शंस है वो सारी डायरेक्शन में ही होते हैं, गवर्निंग काउंसिल जो भी है उसके सारे डायरेक्शन में होते हैं, और इनके पास आज़ादी है, ऑटोनॉमी है कि वो कलेक्ट करे, प्रोसेस करे, पब्लिश करे उस डेटा को। इंडिया में एंड अब्रॉड में एनएसएसओ जो है एक बहुत हैज़ बिकम सिनोनिमस विद रिलायबल, मतलब कि उनकी जो एस्टिमेशन है बहुत सारी चीज़ों पे वो काफ़ी सही रही है। लार्ज स्केल, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे होती है ये, तो बहुत लार्ज स्केल सैंपल सर्वे में काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर जो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।